Hello my dear friends and students. Today's lecture is all about lenses and lens formula. लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि लेंस क्या होता है, लेंस के टाइप्स कैटेगराइज किया था, उसको थ्योरी बताई थी सारी कि किस तरह से रेज बिहेव करती है, कन्वर्जिंग नेचर क्या होता है, डाइवर्जिंग नेचर क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे थ्योरेटिकल से न्यूमेरिकल की तरफ कि लेंस फॉर्मूला बनता कैसे है। ठीक है, लेंस फॉर्मूला अभी हम कन्वेक्स के लिए बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई एक केस ले रहा हूँ, वो वाला केस लिया मैंने कि जो ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी केस ले सकते हो, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हो 2f1 और f1 के बीच में, एक रे गई सीधी, और सीधी रे फोकस में से पास होगी, यहाँ पर जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर वाली रे यहाँ पर मिलेगी तो इमेज बन जाएगी। ये रे डायग्राम हमने पिछले लेक्चर में सीखा था। ये इमेज बन रही है, ये ऑब्जेक्ट बन रहा है। क्लियर है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, इस जगह पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस तरह से। कंस्ट्रक्शन देख लो, बस सिंपल सी यही कंस्ट्रक्शन है। इसको मैं नाम दे रहा हूं यहां पर ओ डैश। अब इस पूरे डायग्राम में जो ओ डैश ओ है वो कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट का प्रोजेक्शन है, मतलब जितना ओ डैश ओ है उतना ये भी है। तो मैं पहले से ही मेंशन कर देता हूं यहां पर ओ डैश ओ इज इक्वल टू ए बी, मैंने पहले ही यहां पर मेंशन कर दिया। ठीक है, अब सुनो, मुझे यहां पर लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है। और जब आप 10th क्लास में थे तो आपको बताया गया था कि लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, जहां पर v का मतलब क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड f का मतलब होता है फोकल लेंथ। तो ये चीज मैं प्रूफ कैसे कर सकता हूं, देखो आप सबसे पहले दो ट्रायंगल लो जो कि सिमिलर हो, और मुझे क्या नजर आ रहा है देखो इस डायग्राम के अंदर कि ए बी और ओ, ये वाला ट्रायंगल, एक ये वाला ट्रायंगल ए बी और ओ, और ये वाला ए डैश बी डैश और ओ। इन दो ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल वर्टिकल अपोजिट, और तीसरा एंगल तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही जाएगा। तो यानी कि तीनों एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, तो ये क्या एक सिमिलर ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी आ गई यहां पर। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं बच्चों, ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल्स। और सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनका साइड्स का प्रोपोर्शनल रेशो आपस में इक्वल होगा। जैसे कि मैं लिख सकता हूं ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, यानी कि ये अपोन में ये आपस में इक्वल, इनका मतलब रेशियो किसके इक्वल होगा, मैं ऐसे लिख दूं यहां पर बी डैश ओ अपोन में बी ओ। इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन बोल देता हूं यहां पर जी, लो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। तो ऐसे मैंने एक सिमिलर ट्रायंगल का पेयर उठा लिया, मतलब ये वाला जो बड़े वाला था, अब इसको मैं हटा रहा हूं, यहां से रब कर रहा हूं। अब एक और पेयर ढूंढो सिमिलर ट्रायंगल का, क्या हो सकता है जिसमें ए डैश बी डैश तो हो, साथ में क्या ए बी भी आपको मिल जाए। अब ऐसा तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ एक काम हो सकता है कि ए बी इज नियरली इक्वल टू, ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ओ डैश ओ। तो यानी कि मुझे एक चीज और नजर आ रही है यहां पर, अगर मैं ये वाला ट्रायंगल देखो, जरा ध्यान से देखो जरा, अब ये वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश, और इसको F2 नाम दे देता हूं, या इसको आप चाहो तो F नाम दे दो, ए डैश बी डैश F, एक ये ट्रायंगल, और ये वाला ट्रायंगल देखो जरा ओ डैश ओ और एफ। क्या ये आपस में सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है जी, 90 डिग्री 90 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट, तो तीसरा एंगल तो इक्वल होगा ही होगा जब दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दिए। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स, तो लिख देता हूं सिमिलर। अब यहां पर भी ए डैश बाय बी डैश को मैं लिख सकता हूं ये डिवाइड बाय ये किसके इक्वल होगा, बी डैश एफ अपॉन में एफ ओ। दिस इज सेकंड इक्वेशन। यहां पर भी मैंने क्या किया, सिमिलर ट्रायंगल का दूसरा पेयर ढूंढ लिया। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है यहां पर कि आपको हमेशा ना लेफ्ट हैंड साइड सेम चाहिए। जैसे कि यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी है, यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन में ओ डैश ओ है, लेकिन ओ डैश ओ तो ए बी के इक्वल ही है। तो इस बात को तो मैं ये भी लिख सकता था यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ ओ। ठीक है, अब इसको आप चाहो तो सेकंड इक्वेशन लिख सकते हो। तो बच्चों यहां पर हमेशा जब भी आप लेंस फॉर्मूला ड्राइव करोगे, आपको हमेशा
लेफ्ट हैंड साइड को सेम देखना है। दो पेयर्स ढूंढोगे ट्रायंगल के जो कि सिमिलर हो, जैसे कि मैंने एक पेयर ये ढूंढा, एक पेयर ये ढूंढा। अब इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, यानी कि ये। सेम वे में इसका और इसका यूज करके ये वाला ट्रायंगल भी ढूंढ लिया। तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा देखो आगे, इसको जल्दी से नोट डाउन करो फिर आगे करवाता हूं बच्चों। अब जब आप ये पेयर्स बना लोगे तो अब देखो फ्रॉम 1 and 2 आप क्या कर सकते हो, यहां पर ये लिख सकते हो कि जो बी डैश ओ है वो किसके इक्वल होगा, बी ओ के इक्वल होगा। सेम वे में जो बी डैश एफ है वो किसके इक्वल, वो क्या आ रहा है ऐसे, है ना, ये भी ए डैश बी डैश अपॉन में बी के इक्वल था, ये भी, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब बात आती है कि इनको क्या क्या लिख सकता हूं। देखो अगर आप डायग्राम को स्क्रीन पे देख पा रहे हो बच्चों, तो देखो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर से जितना दूरी पर है उसको मैं बोलूंगा यू, इसको बोलूंगा मैं एफ, और यहां से लेकर यहां तक जहां पर इमेज बन रही है इसको मैं बोलूंगा वी। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और एफ क्या क्या है। देखो ये यहां ये वाला डिस्टेंस, यानी कि जो बी ओ है वो एक्चुअल में क्या है, यू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सेम वे में जो बी डैश ओ है वो क्या है, वी, इमेज डिस्टेंस। सेम वे में जो ओ एफ है वो क्या है बच्चों, फोकल लेंथ। क्लियर है? अब अगर मैं साइन कन्वेंशन देखूं, जिधर जाएगी रेज वो डायरेक्शन क्या लेंगे हम, पॉजिटिव, यानी कि ये वाली साइड पॉजिटिव होगी, यानी कि इमेज क्या है, पॉजिटिव, फोकल लेंथ क्या है, पॉजिटिव। तो जब मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा यू। अच्छा, यू नेगेटिव लिया जाएगा क्योंकि मैं कहां पर, इस साइड देख रहा हूं, ओ से इधर की तरफ देख रहा हूं डिस्टेंस, तो लेफ्ट साइड वाले ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि ओ से लेकर बी तक यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस यू। जब मैं साइन कन्वेंशन लगाऊंगा, वी की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी तो प्लस वी, एफ की वैल्यू प्लस एफ। राइट? देखो ना, फोकस किसको देख रहे हो आप, इसको, जहां पर लाइट कन्वर्ज हो गई, ये फोकस राइट साइड में जहां पर रेज जा रही है, ये इमेज डिस्टेंस राइट साइड में। तो आप अब यहां पर अगर वैल्यू डालो तो ध्यान से देखो, बी डैश ओ है अपने पास तो लिख दिया वी, बी ओ है अपने पास तो लिख दिया मैंने इसको माइनस यू, साइन कन्वेंशन लगाकर, इक्वल्स टू बी डैश एफ। अब बी डैश एफ नाम की तो कोई चीज है नहीं, लेकिन देखो बी डैश एफ को अब क्या लिख सकते हो, बी डैश एफ को लिख सकते हो बी डैश ओ, इस टोटल में से इसको माइनस कर दो। देखो मैं क्या लिख रहा हूं इसको, बी डैश ओ माइनस ओ एफ, और ओ एफ किसके इक्वल है, ओ एफ एफ के इक्वल है। ठीक है? अब जो ऊपर आपने टर्म लिखी है बच्चों, देखो जो आपने ऊपर टर्म, बी डैश ओ किसके इक्वल है, वी के इक्वल, माइनस ओ एफ किसके इक्वल है, एफ के इक्वल, तो वी माइनस एफ अपॉन में एफ। ठीक है? अब अगला काम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, देखें, वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू वी प्लस यू एफ। अगला स्टेप क्या है, डिवाइड कर दो यू वी एफ से, यू वी एफ से एंड यू वी एफ से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय यू वी एंड एफ। जब आप डिवाइड कर दोगे तो यहां पर क्या बच रहा है, देखो यहां पर v और f है तो कैंसिल होके क्या बचेगा, 1/u, है ना, इक्वल्स टू यहां पर uv है और नीचे भी uv, कैंसिल होके क्या बचेगा, -1/f, है ना, और यहां पर क्या बचेगा, प्लस uf कैंसिल तो बचेगा +1/v। अगर मैं इस -1/f को इधर ले आऊं तो क्या बचेगा, 1/f, इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, 1/v माइनस 1/u। तो इस तरह से आप बच्चों क्या बना सकते हो, लेंस फॉर्मूला। दिस इज योर लेंस फॉर्मूला जो अब तक आप यूज करते आए थे। सारा खेल तो बस सिमिलर ट्रायंगल्स का ही तो है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। सबसे पहले पेयर्स को ढूंढो, ठीक है, और फिर उनको इक्वेट कराओ जैसे मैंने इक्वेट कराया, फिर वैल्यूज डालो यू वी एफ की टर्म में, और फिर लास्ट में यू वी एफ से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा क्या, लेंस फॉर्मूला। इसको जल्दी से नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों अब ना लेंस तो मैं कन्वेक्स ही ले रहा हूं, लेकिन मैं एक और चीज चेक करना चाह रहा हूं, अगर इमेज वर्चुअल बनती है तो क्या तब भी लेंस फॉर्मूला सेम ही रहता है या अलग होता है। तो आप पिछले केस में लिख सकते हो, फॉर रियल इमेज एंड कन्वेक्स लेंस
अब मैं बताऊंगा आपको कि जब कन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है तब कैसे हम इसको करते हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में 3-4 बार आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार क्या होता है पेपर में आ जाता है कि आपको लेंस फॉर्मूला ड्राइव करना है एक वर्चुअल इमेज के लिए। अब कई बार टीचर्स रियल इमेज तो करवा देते हैं, लेकिन बच्चों को वर्चुअल इमेज की समझ नहीं होती, वर्चुअल इमेज कैसे बनाए, तो इसलिए आपने वो गलती नहीं करनी है। यहाँ पर सिर्फ मैंने अभी जो 6th केस है, जब ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होता है तो कुछ ऐसा रे डायग्राम बनता है, तो बस मैंने वो रे डायग्राम कंस्ट्रक्ट किया जो आपको पहले से ही आता है। अब इसके अंदर देखो मैं क्या करूंगा, जैसे कि ए बी यहां पर है तो यहां से एक परपेंडिकुलर गिरा दूंगा यहां पर, जो कि ए बी की प्रोजेक्शन है, ताकि मेरे लिए काम आसान हो जाए। कंस्ट्रक्शन कर दूंगा एक छोटी सी। मुझे हमेशा क्या करना होता है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल्स ढूंढने हैं सबसे पहले। तो मुझे सबसे पहले ये नजर आ रहा है कि देखो ए बी और ओ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश और ओ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल। अब इन 2 ट्रायंगल में खास बात क्या है कि एंगल ओ दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर एक 90 डिग्री है, तो यानी कि तीसरा जो एंगल होगा, यानी कि जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा, तीनों एंगल्स इक्वल है। तो बाय डिफॉल्ट ट्रायंगल ए डैश बी डैश ओ एंड ए बी ओ, ये दोनों क्या बन जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो बच्चों मैं वही बातें रिपीट करूंगा जो भी मैंने की थी, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। एक पेयर तो ढूंढ लिया, अब दूसरा पेयर भी मुझे वो चाहिए जहां पर ए डैश बी डैश और ए बी हो। अब ए डैश बी डैश से देखो और कौन सा ट्रायंगल बन सकता है, ए डैश बी डैश से ये बन सकता है एक ए डैश बी डैश F2, ये बहुत बड़े वाला ट्रायंगल जो सबसे बड़ा ट्रायंगल बन रहा है, देखो ए डैश बी डैश F2, ये वाला ट्रायंगल, और ए डैश बी डैश और F2। और कौन सा बन सकता है, अब ए बी से तो कोई ट्रायंगल और बन नहीं रहा, लेकिन हाँ इसकी प्रोजेक्शन जो है ओ डैश ओ, ये वाला ट्रायंगल बन रहा है एक, है ना। यानी कि ये बड़े वाला ट्रायंगल देखो ए डैश बी डैश F2, और एक ये वाला ट्रायंगल देखो ओ डैश ओ और F2, ये एंगल कॉमन आ गया, दोनों में एक एंगल 90 डिग्री, और ये एंगल बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि ए डैश बी डैश F2 और ओ डैश ओ एंड F2, ये भी क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां भी ये बात लिखी जा सकती है, ए डैश बी डैश अपॉन में ओ डैश ओ, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश F2 अपॉन में ओ F2। इस बात को मैं ये भी लिख दूं तो गलत नहीं होगा, ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, क्योंकि ओ डैश ओ को हम ए बी लिख सकते हैं, इक्वली तो है, प्रोजेक्शन ही तो ले रखी है सामने। इट शुड बी इक्वल टू बी डैश F2 अपॉन में ओ F2। अब आपने इसको बोल दिया इक्वेशन 1 और इसको बोल दिया इक्वेशन 2। जब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कराओगे, मैं देखता हूं कि क्या स्पेस है यहां पर साइड में, ठीक है। जब आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कराओगे फ्रॉम 1 एंड 2, आपको नजर आ रहा है कि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वेट कराया जा सकता है, बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। इट कैन बी रिटन एज बी डैश F2 अपॉन में ओ F2, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखते हैं बी डैश। अच्छा अब नेमिंग करते, देखो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो हो गया इस बार इमेज जहां पर ऑप्टिकल सेंटर से ये फाइनल इमेज बन रही है। इस बार ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि u, और ये क्या होगा हमेशा की तरह फोकस। इस बार अगर मैं साइन कन्वेंशन देखूं तो u को तो नेगेटिव ही लिखा जाएगा, v भी तो इस बार यहां पर बन रहा है, यानी कि इमेज भी तो कहां पर बन रही है, राइट साइड में बन रही है। इमेज जो रेज है वो तो इधर जा रही है, लेकिन इमेज कहां पर बन रही है, इस साइड। तो इस बार v को भी क्या लिखा जाएगा, नेगेटिव। फोकल लेंथ को क्या लिखा जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां पर u का मतलब क्या है, u का मतलब है बी ओ, v का मतलब क्या है बी डैश ओ, f का मतलब क्या है ओ F2। क्लियर है। चलो अब देखते हैं बी डैश ओ, मुझे पता है बी डैश ओ क्या है, v के इक्वल, तो बी डैश ओ को डायरेक्टली लिख दूंगा v, यानी कि माइनस वी साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। बी ओ यहां पर क्या है u, तो u को भी क्या लिखा जाएगा माइनस u साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। अब बी डैश F2 देखो क्या है,
बी डैश एफ टू, ये अब बी डैश एफ टू कोई भी देखो कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस नहीं है, लेकिन हाँ बी डैश एफ टू को क्या लिखा जा सकता है, बी डैश ओ प्लस ओ एफ टू, बी डैश ओ प्लस ओ एफ टू। तो बी डैश एफ टू को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग में लिख सकता हूं बी डैश ओ प्लस ओ एफ टू डिवाइड बाय ओ एफ टू एज इट इज। ओ एफ टू है क्या यहाँ पर, फोकल लेंथ, तो यहाँ पर लिख दूंगा प्लस एफ। अब अगर मैं यहाँ पर देखो ये तो कैंसिल ही हो रहे हैं, तो ये सीधा सीधा दोबारा क्या बन जाएगा, वी बाई यू, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश ओ। बी डैश ओ कितना है बच्चों यहाँ पर, वी कैसा है नेगेटिव, तो माइनस वी प्लस का साइन, ओ एफ टू कैसा है, ओ एफ टू क्या है आपके पास एफ, तो एफ अपॉन में एफ, ठीक है। अगर यहां पर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो देखो क्या मिल रहा है, माइनस यू वी प्लस यू एफ इक्वल्स टू वी एफ। वही स्टेप डिवाइड कर दो यू वी एफ से, डिवाइड बाय यू वी एफ। जब डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, देखो माइनस यू वी को यू वी एफ से डिवाइड करा, प्लस यू एफ को भी यू वी एफ से डिवाइड करा, वी एफ को भी यू वी एफ से डिवाइड करा, क्या बचा यहाँ पर मुझे लग रहा है कि माइनस वन बाय एफ बच रहा है, प्लस वन बाय वी बच रहा है, वन बाय यू बच रहा है। अरे ये तो कुछ कमाल की बात लग रही है मुझे, देखो वन बाय एफ को ले जाओ उधर और वन बाय यू को ले आओ इधर, तो क्या बन रहा है, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल्स टू वन बाय एफ। इससे पता लगता है बच्चों की जो लेंस फॉर्मूला है, चाहे इमेज बने वर्चुअल चाहे इमेज बने रियल, लेंस फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा ये, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इज इक्वल टू वन बाय एफ। आई होप आपको ये सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी तरह से इन क्वेश्चंस को, इसी तरह से इन डेरिवेशंस को करते हैं। बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक डेरिवेशन आ जाएगी कन्वेक्स की। अब मैं कनकेव की भी आपको करवा देता हूँ, जरूरी नहीं है कि लेंस फॉर्मूला सिर्फ हमको कन्वेक्स से ही आना चाहिए, कनकेव से भी मैं आपको सिखा देता हूँ। कनकेव में कोई रियल इमेज तो बनती नहीं है, वर्चुअल इमेज ही बनेगी, तो कनकेव का सिर्फ एक ही केस बन सकता है। तो लेंस फॉर्मूला एक्चुअल में 3 तरह से ड्राइव हो सकता है, रियल इमेज के लिए, वर्चुअल इमेज कन्वेक्स के लिए और वर्चुअल इमेज कनकेव के लिए। तो अब तीसरी डेरिवेशन देखते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब यही लेंस फॉर्मूला मैं कनकेव लेंस के लिए ड्राइव करूंगा। ये कनकेव लेंस का वो वाला केस है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पड़ा है। यहाँ पर एक रे गई सीधी जो कि डाइवर्ज हो जाएगी, और इसको ट्रेस बैक करूंगा तो फोकस में से आएगी, एक रे ऑप्टिकल सेंटर में से जाएगी। ये सामने तो कहीं मिल नहीं सकती, लेकिन इसको अगर मैं पीछे की तरफ एक्सटेंड करता हूँ तो यहाँ पर एक इमेज बन जाएगी। ये रे डायग्राम भी आपको मैंने कल सिखाया था। अब यहाँ पर ए बी जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी एक प्रोजेक्शन यहाँ पर ले लेता हूँ, ओ डैश ओ, जैसा कि अब तक लेता आया था। तो बच्चों हमारा सबसे पहला काम ये होता है कि हमको सिमिलर ट्रायंगल्स का पेयर ढूंढना है। और अब ये देखो कि सिमिलर ट्रायंगल मुझे कहाँ मिल सकता है। एक तो ए बी ओ, यानी कि ये वाला ट्रायंगल ए बी ओ, और ए डैश बी डैश ओ यानी कि छोटू ट्रायंगल। क्या दोनों आपस में सिमिलर है बच्चों? क्योंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल कॉमन और बचा हुआ एंगल सेम ही हो जाएगा, राइट। तो जब मैं इसको कंपेयर करता हूं तो क्या मिलता है, देखो ए डैश बी डैश अपॉन में ए बी, जैसा कि अब तक करता ही आया था मैं, और यहां पर क्या आ जाएगा बी डैश ओ अपॉन में बी ओ। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि यहां लिख देता हूं आर सिमिलर ट्रायंगल्स। सेम वे में अब देखो जरा ओ डैश ओ और एफ, यानी कि ओ डैश ओ और एफ, ये बड़े वाला ट्रायंगल आप देख पा रहे हो। अब अगर आप अपनी नोटबुक पे डायग्राम बनाओ तो आपको क्लियर होगा थोड़ा सा। ओ डैश ओ और एफ, ओ डैश ओ और एफ, और ए डैश बी डैश और एफ, है ना, क्योंकि दोनों में एफ एंगल कॉमन आ जाएगा। ये वाला एंगल 90 डिग्री है दोनों में, तो सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। ये भी दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दो, तीसरा तो बाय डिफॉल्ट इक्वल हो ही जाएगा। तो ओ डैश ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, ये दोनों ट्रायंगल भी आपस में सिमिलर है बच्चों। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं यहां पर ए डैश बाय बी डैश अपॉन में ओ डैश ओ, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन में एफ ओ। ये
ए डैश बी डैश अपोन में ओ डैश ओ, बी डैश एफ अपोन में बी डैश ओ, सॉरी बी डैश एफ अपोन में एफ ओ लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर इस बात को ये लिखा जा सकता है ए डैश बाय बी डैश अपोन में ओ डैश ओ को क्या लिख सकता हूँ, ए बी, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ अपोन में एफ ओ। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन बोल दूँ, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड कंपेयर करो, तो राइट हैंड साइड कंपेयर करूंगा तो क्या आएगा, बी डैश ओ अपोन में बी ओ, इट शुड बी इक्वल टू बी डैश एफ अपोन में एफ ओ। कर दिया। अब यहां पर यू वी और एफ ढूंढे, देखो ये तो हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि यू, ये आपका हो गया इमेज डिस्टेंस यानी कि वी, और एफ आपका ये आपका एफ है। अब देखो मुझे एक चीज समझ आ रही है, सारे के सारे जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड पर है, तो सारे के सारे नेगेटिव ही होंगे क्योंकि जो रेज है वो जा रही है राइट साइड की तरफ, और सारे डिस्टेंस आप कहां पर मेजर कर रहे हो, राइट साइड की तरफ, तो बाय डिफॉल्ट सारे डिस्टेंस क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव हो जाएंगे। मैं बी डैश, देखो यहां पर बी डैश एफ को क्या लिख सकता हूं, मैं इसको थोड़ा कन्वर्ट करके लिख रहा हूं, बी डैश एफ को क्या लिख सकता हूं, एफ ओ माइनस बी डैश ओ अपोन में एफ ओ की डायरेक्ट वैल्यू पता है आपको, हाँ बिल्कुल पता है, क्लियर है। तो चलो अब इसको एक बार सोल्व करें। बी डैश ओ किसके इक्वल है बच्चों, देखो ये वी के इक्वल है यानी कि माइनस वी, बी ओ किसके इक्वल है भाई, बी ओ यू के इक्वल है यानी कि माइनस यू, लेफ्ट साइड पर है ना, रेस उधर जा रही है लेकिन डिस्टेंस इधर देख रहा हूं, इक्वल्स टू एफ ओ यानी कि फोकल लेंथ, इसको मैं क्या लिख दूंगा माइनस एफ, और बी डैश ओ ये रहा यानी कि माइनस वी अपोन में यहां पर क्या लेना है मुझे, एफ ओ क्या है, एफ ओ फोकल लेंथ है यानी कि माइनस एफ। अब अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v बाई यू इक्वल्स टू ऊपर क्या आ रहा है माइनस एफ माइनस वी अपॉन में माइनस एफ। इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एफ प्लस वी, राइट, और नीचे क्या है माइनस एफ, सोल्व कर दो क्या बचेगा यहाँ पर एफ प्लस वी अपॉन में एफ। इसको मैं ऊपर अगर लिखूं यहाँ पर बच्चों, आई होप ये कैलकुलेशंस आप समझ पा रहे होंगे, थोड़ा सा मुझे लगता है फ्रेम से बाहर चला जाता है, कोई बात नहीं, आई आपको ये समझ आ गया होगा, आई होप ये बिल्कुल सिंपल सा ही काम है। अब अगर मैं देखूं कि मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला बच्चों, देखो v अपॉन में u इक्वल्स टू एफ प्लस वी अपॉन में एफ। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो बचता है वी एफ इक्वल्स टू यू एफ प्लस यू वी। अगला काम क्या है, यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यू वी एफ से डिवाइड कर दो, यहाँ पर क्या बचेगा वन बाय यू इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचेगा वन बाय वी प्लस यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा वन बाय एफ। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, इसको दोबारा देख लेते हैं। ये माइनस कैंसिल, माइनस माइनस, अगर यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले रहा हूँ दोनों में से तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे वाला माइनस से कैंसिल, ठीक है ठीक है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके वी एफ, ठीक है, तो वी एफ लिख दिया यहाँ पर, और ये एफ प्लस वी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यू एफ और यू वी, ठीक है। अगर मैं यू वी एफ से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बचेगा यहाँ पर वन बाय यू, ठीक है, यू एफ और यू एफ वन बाय वी, ये भी ठीक है, यू वी से वन बाय एफ। तो फिर गलत क्या है इसमें गलत क्या है, इसको अगर हम क्रॉस वेरीफाई करें बच्चों, साइन कन्वेंशन दोबारा देख लेते हैं, बी डैश ओ बिल्कुल ठीक लगाया है यहाँ पर, कोई गड़बड़ नहीं किसी भी तरह की, अच्छा ठीक है। और यहाँ पर अरे 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 यहाँ पर गड़बड़ हो गई, एफ ओ माइनस बी डैश ओ, एफ ओ क्या है आपके पास फोकस माइनस का, ठीक है, माइनस साइन बीच में, लेकिन वी को भी तो लिखना था यहाँ पर माइनस, अरे वी को भी तो माइनस लिखना था, तब ये क्या हो जाता प्लस, तो अल्टीमेटली यहाँ पर मिस्टेक हो गई, ये कुछ ऐसे चलेगा यहाँ पर, ये कुछ ऐसे चलेगा माइनस एफ प्लस वी अपॉन में माइनस एफ, ठीक है ठीक है, माइनस एफ प्लस वी अपॉन में माइनस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब आएगा ऐसा ही आंसर, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस वी एफ इक्वल्स टू माइनस यू एफ प्लस यू वी। यू वी एफ से अगर मैं डिवाइड करूं अब, तो क्या मिलता है देखिए, माइनस वी बाय यू,
-1/v, सॉरी v/u कह रहा हूँ, यहाँ पर तो -1/u बचा ना, -1/v, और यहाँ पर बचेगा +1/f। तो 1/f किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों? 1/v माइनस 1/u के इक्वल आ जाएगा, राइट। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इस तरह से मुझे ये पता लग रहा है कि जो लेंस फॉर्मूला है वो कनकेव लेंस के लिए भी वही है जो कन्वेक्स लेंस के लिए, रियल इमेज के लिए भी वही है जो क्या वर्चुअल इमेज के लिए। तो इस तरह से मैंने बच्चों 3 डेरिवेशन कर दी और 3 में से कोई भी एक पक्का 3 नंबर में आ सकती है। सिर्फ आपको सिमिलर ट्रायंगल से ढूंढने हैं और एक ही तरह का स्टेप रिपीट करना है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करो। तो बच्चों अब मैं आपको एक और छोटा सा कंसेप्ट करा देता हूँ। एक हमारे पास छोटा सा कंसेप्ट और है जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं, वो है मैग्निफिकेशन। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लीनियर मैग्निफिकेशन। जनरली मैग्निफिकेशन का मतलब है कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है उसके विद रिस्पेक्ट टू इमेज किस तरह की बन रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मैग्निफिकेशन को काउंट करूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि एक रेशो है, या रेशो को मैं रेशो क्यों लिख रहा हूँ ऐसे लिख देता हूँ ना, हाइट ऑफ इमेज को अगर आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड कर दो, हाइट ऑफ इमेज को मैं बोल देता हूँ HI और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को बोल देता हूँ HO। जब भी आप हाइट ऑफ इमेज को हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करोगे तो आपको मैग्निफिकेशन का पता लगता है, राइट। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ आप जाओगे तो आप लिखोगे पॉजिटिव डिस्टेंस को, नीचे की तरफ जाओगे तो आप लिखते हो नेगेटिव, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन में हम डाल सकते हैं। यानी कि अगर मैं बोलूं रियल इमेज है, रियल इमेज है और इन्वर्टेड इमेज है। अच्छा, तो अगर आप सेंस समझो यहां पर, इन्वर्टेड इमेज से मुझे पता लगेगा कि ऊपर है कि नीचे है। इन्वर्टेड इमेज हमेशा क्या बनती है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ। तो उस केस में मैग्निफिकेशन हमेशा बाय डिफॉल्ट क्या मिलेगी आपको? नेगेटिव मिलेगी, HI अपॉन में HO। तो HI को साइन कन्वेंशन जब लगाओगे तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव आ जाएगा ये साइन। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूं मैग्निफिकेशन का नेगेटिव होना आपको ये बताएगा कि इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है बच्चों V/U लेंस के केस में, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ये भी होता है V/U। अगर V भी पॉजिटिव और U भी, देखो अगर V आपका रियल इमेज है, रियल इमेज जो बनती है वो कहाँ बनती है? रियल इमेज बनती है किसी भी लेंस के इधर की तरफ एक्चुअल रिफ्रैक्शन के बाद। तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, राइट। और इमेज डिस्टेंस क्या आएगा आपका? पॉजिटिव आएगा, जिससे ओवरऑल मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगी आपकी? नेगेटिव। तो मैं सिंपल और सरल भाषा में अगर मैं बोलूं, अगर आपकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, चाहे वो लेंस है या मिरर है इवन तक की, अगर आपकी जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू है, मैग्निफिकेशन क्या हो सकती है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज डिस्टेंस अपॉन में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V/U। अगर ये वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है तो इसका मतलब हमेशा इमेज कैसी होगी? रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। अगर यही वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो हमेशा इमेज क्या होगी? वर्चुअल होगी। अब देख लो वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होता है? इरेक्ट लिखते हैं हम, इरेक्ट इमेज ऊपर की तरफ होगी हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ द इमेज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, क्लियर है। ऐसे इरेक्ट इमेज कहां पर होगी? इधर की तरफ होगी, यहां पर बनेगी। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख रहा हूं तो इरेक्ट इमेज और वर्चुअल इमेज यहीं पे बनेगी, इसी जगह पर। तो अगर मैं फॉर्मूला देखूं यहां पर, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V/U, तो यानी कि जहां पर ऑब्जेक्ट पड़ा है उसी साइड इमेज बन रही है ना, तो यानी कि -U -V, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। तो इसलिए मैं ये भी बोल सकता हूं यहां पर बच्चों कि मैग्निफिकेशन, अगर इसको मैं सम अप कर देता हूं, इसको लिख लेना प्लीज। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसी है बच्चों? वर्चुअल और इरेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव आ रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए तो इमेज कैसी है? रियल और
इन्वर्टेड। मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इमेज का जो साइज होगा, इमेज इज टोलर देन ऑब्जेक्ट। अब साइज का कंपैरिजन कर सकते हो। हाँ, ये भी बता सकते हो कि जो v बाय यू है उसका रेशो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि देखो ना v बाय यू उसका डिस्टेंस ग्रेटर देन 1, यानी कि v इज ग्रेटर देन यू, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस से ज़्यादा, ये भी बोल सकता हूँ मैं। ठीक है, लिखना चाहो तो ये भी लिख दो। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 का मतलब ये भी है कि इमेज डिस्टेंस इज ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या होगा भाई? मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब है कि जो इमेज है वो शॉर्टर है। 1 से कम मैग्निफिकेशन का मतलब यही हुआ ना, देखो हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज मान लो 0.5, तो हाइट ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इमेज छोटी बन रही है। तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ? इमेज इज शॉर्टर देन ऑब्जेक्ट। या आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इमेज डिस्टेंस है वो लेस देन होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो ये कुछ काम की बातें हैं जो आपको न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करनी होती है, आपके लिए काफ़ी इजी रहेगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अब मैं आपको ना कुछ शॉर्टकट्स और देता हूँ। सी, अब आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि आपको अगर मैग्नीफिकेशन चाहिए ना तो आप v और u अगर आपको पता होगे तभी आप निकाल सकते हो। अगर मैं बोलूँ कि मुझे u और f पता है तो आप क्या करोगे? आप पहले v 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f ऐसे फॉर्मूला लगाओगे, एक स्टेप करोगे, कैलकुलेशन करोगे। ठीक है, फिर आप v निकालोगे, फिर v और u का यूज़ करके मैग्नीफिकेशन निकालोगे। यार अपने को इतना टाइम थोड़ी मिलता है पेपर में कि हम ये सब स्टेप्स करते रहे। मैं आपको सीधा सीधा देखो एक फॉर्मूला ड्राइव करवा रहा हूँ। देखो मैं लिखवा रहा हूं मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f। फोकल लेंथ और u की टर्म्स में आपको मैग्नीफिकेशन निकालनी आनी चाहिए। तो देखो कोई लंबी चौड़ी गेम नहीं है। आपने अभी पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u किसके इक्वल होता है? 1/f के इक्वल। आप एक काम करो ना, u और f की टर्म में निकालना है आपने, तो v को एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप एक काम करो, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय v। अरे v से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? v/v माइनस v/u इक्वल्स टू v/f। यहां पर क्या बचा? 1 माइनस v/u को क्या मैग्नीफिकेशन लिख सकता हूं? अरे मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला v/u तो होता है, तो 1 माइनस m इज इक्वल टू v/f। तो 1 प्लस v/f इज इक्वल टू m। लो जी, कहानी सिंपल हो गई। चाहो तो उसको ऐसे लिख दो, f प्लस v डिवाइड बाई f। ओ v बच गया नहीं, ये यहाँ पर v से, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये v और f की टर्म में आ गई। ठीक है, तो ये हमने v और f की टर्म में निकाल दिया इसको। ठीक है ठीक है, पहले मैंने v और f की टर्म में निकाल दिया। जिसके मतलब जिस टर्म में आपने मैग्नीफिकेशन निकालनी है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मैंने v से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मैग्नीफिकेशन देखो क्या मिल रही है। अगर इसको मैं ध्यान से देखूं, v प्लस f डिवाइड बाय f। ठीक है, देखो ना यहाँ पर v/v 1 हो गया, v/u को मैंने m लिख दिया और यहाँ पर v/f है। अगर m को इधर लेकर जाऊंगा, अरे यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए ना, ये नेगेटिव लिखा जाएगा ऐसे, तो ये बन जाएगा f माइनस वी डिवाइड बाय f। हाँ ठीक है, अब ठीक है, ये मैग्नीफिकेशन आ गया आपके पास f और v की टर्म्स में। क्लियर है? तो अगर मैं आपको बोल दूं भाई किसी केस में फोकल लेंथ है मान लो 15 और इमेज डिस्टेंस है मान लो 2 और इमेज डिस्टेंस है मान लो 10, तो आपको पता है कि आपको ये करना है बस। लो जी, मैग्नीफिकेशन आ गई, अब आपको यू की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है? तो इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे करवाता हूं। अगर यही काम मुझे करना होता मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u एंड f, तो मैं क्या करता? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय u। ऐसा करने से यहां पर क्या लिखा जाता है? u, यहां पर क्या लिखा जाता है? u, और यहां पर भी क्या लिखा जाता है? u। ऐसा करने से यहां पर बन जाता, देखो इसको सोल्व कर देता हूं, यहां से ये u/v लिखा जाता, यहां पर ये -1 लिखा जाता और ये यहां पर u/f लिखा जाता। तो u/v की वैल्यू क्या आ जाती है बच्चों? u/f प्लस 1। अगर मैं यहां पर एलसीएम लेके सोल्व करूं तो क्या आएगा? ये f u प्लस f।
तो बेटा u बाय वी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, u प्लस एफ अपॉन में f, और u बाय वी को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/m, क्योंकि मैग्निफिकेशन तो v बाई यू होती है, तो इसको अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूँ तो बात बन जाएगी। तो यानी कि जो मैग्निफिकेशन है इन टर्म्स ऑफ u एंड f वो क्या आ रही है, f अपॉन में f प्लस u। सो दिस इज मैग्निफिकेशन इन टर्म्स ऑफ f एंड u। क्लियर है। मैग्निफिकेशन ये भी लिखी जा सकती है जैसे अभी ने ड्राइव की थी अभी, f माइनस वी अपॉन में f, ये v की टर्म में और f की टर्म में, और मैग्निफिकेशन को ये भी लिखा जा सकता है v बाई यू, और मैग्निफिकेशन को ये भी लिखा जा सकता है h i अपॉन में h o। सो आपके पास देखो कितनी वैरायटी होगी मैग्निफिकेशन निकालने की। जिस बच्चों को जितने ज़्यादा फॉर्मूलाज आते होंगे, ये थोड़ा सा कैम एंगल से बाहर निकल गया, अब ठीक है, ठीक है। मैग्निफिकेशन f अपॉन में f प्लस यू, f माइनस वी अपॉन में f, v बाई यू, और h i अपॉन में h o। तो आपके पास जब ज़्यादा तरह के फॉर्मूलाज होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के, अब एक क्वेश्चन को 3-4 तरह से सोल्व कर सकते हो, तो डेट मीन्स यू आर अ विनर। आपने कहीं ना कहीं अच्छी किताबें पढ़ रखी है। तो ये प्लीज़ इसको नोट डाउन करो। अब आपको मैंने न्यूमेरिकल्स के लिए काफ़ी प्रिपेयर कर दिया कि हाँ हमने क्या कुछ देखना होता है, तो एक तो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं कि कैसे हम इनको अप्लाई करेंगे। तो बच्चों एक न्यूमेरिकल देखते हैं जरा अभी, जो हमने सीखा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। देखो ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल्स की सबसे खास बात पता क्या होती है कि अगर आपको कंसेप्ट आता है तो आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि आप हर एक न्यूमेरिकल को क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। देखो मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ, एक डाइवर्जिंग लेंस है, हमको हिंट क्या मिला कि कनकेव लेंस ही हो सकता है डाइवर्जिंग, तो जी पता लग गया, ठीक है। उसकी फोकल लेंथ है 15, और मुझे पता है कि कनकेव लेंस की फोकल लेंथ को हम नेगेटिव लेंगे, राइट। तो f माइनस 15 सेंटीमीटर नेगेटिव क्यों लेंगे यार, क्योंकि ये वाला फोकस देखो, ये वाला फोकस काउंट होगा, ये यहाँ पर होता है हमेशा। और ऐसा बोला है कि फॉर्म्स इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। अच्छा कुछ गड़बड़ हो गई यहाँ पर, अच्छा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने, ठीक है, इमेज बन रही है 10 सेंटीमीटर दूर, हमको बताना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या लेंस से। बड़ी आसान सी कहानी है ये तो यार। इमेज 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो v की वैल्यू 10। अब यार मुझे पता है कि जो ये कनकेव लेंस है ये एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनेगी कहाँ पर, इस लेंस के लेफ्ट साइड पर, तो वो भी बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पूछा क्या मुझसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो बता देते हैं भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में क्या बात है, u निकालना है। तो देखो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। पहले जो चीज़ निकाल ली उसको साइड में लिख लो, ये बन जाएगा 1/v अपॉन में माइनस 1/f इक्वल्स टू 1/u। 1/v की वैल्यू माइनस 1/10 माइनस 1/f यानी कि प्लस 1/15 इक्वल्स टू 1/u। एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा भाई, 30 आ जाएगा एलसीएम, तो -3 + 2 इक्वल्स टू 1/u। सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, u की वैल्यू भी -30। क्लियर है, u की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -30 आ गई। मुझसे पूछा है क्या, मैग्निफिकेशन बताओ, तो मैग्निफिकेशन तो सिंपल है यार, v/u ही तो करना है। अब देख मैग्निफिकेशन क्योंकि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा ये, तो मुझे पता है कि हमेशा पॉजिटिव आएगी और वही आएगी। देख v की वैल्यू कितनी है यहाँ पर -10, u की वैल्यू कितनी है -30। लो जी हो गया। मैग्निफिकेशन कितनी है 1/3। इससे ये भी पता लग गया कि जो इमेज बनेगी वो क्या होगी, 1/3 द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर का है लंबाई में तो इमेज सिर्फ 10 सेंटीमीटर की बनेगी। क्लियर है। इसका चाहो तो रे डायग्राम भी बना सकते हो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जस्ट वार्म अप क्वेश्चन। वेरीफाई कर सकते हो हर एक चीज़ कि आपका आंसर ठीक है कि गलत। यू नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव ही आना चाहिए था, बिल्कुल ठीक है। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव ही आनी चाहिए थी, ये भी ठीक है, तो वेरीफाई हो गया। अब आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा। तो बच्चों अब ये क्वेश्चन हो रहा है, ये 2015 बोर्ड एग्जामिनेशन में आया हुआ है। अब इसकी इंपॉर्टेंस आप समझ जाओगे कि हमारे लिए रे डायग्राम्स को समझना क्यों इंपॉर्टेंट था। इस ग्राफ को एनालाइज करना है आपने, जो वाई एक्सिस पे ले रखा है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे ले रखा है मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। आपको बताना है कि बिना लेंस फॉर्मूला यूज करे ये 1 मार्क में आ सकता है। बताओ फोकल लेंथ क्या होगी। ग्राफ को देख के फोकल लेंथ बतानी और लेंस फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो मेरी नजर पड़ेगी इस पर, जब इमेज डिस्टेंस 20 है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। और ये एकमात्र ऐसी कंडीशन है, अच्छा ये कन्वेक्स लेंस के लिए बना रखा है मैंने, ये मैं शायद मेंशन करना भूल गया, कन्वेक्स लेंस के लिए मैंने बना रखा है ये। अब आप एक बार रे डायग्राम याद करो, रे डायग्राम कौन सा था, ये वाला। जब भी आपने ऑब्जेक्ट को 2f1 पे रखा और यहाँ पर लेंस रखा और यहाँ पर आपने f2 बनाया और यहाँ पर आपने 2f2 बनाया, जब भी आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा तो इमेज हमेशा कहाँ पर बनी, यहाँ पर बनी 4f की दूरी पर।
यानी कि ये वो कंडीशन थी, ये वो कंडीशन थी जब ये कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ एफ प्लस एफ 2f, और ये भी कितना हो गया 2f। अब आपको पता है कि एकमात्र ऐसी कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस है, उस केस में फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ पता लग रहा है यार, अगर ये मान लो 20 है, यहां पर इसके अकॉर्डिंग ये 20 है, तो फोकल लेंथ क्या होगी 10। तो मैं सीधा सीधा बाय ऑब्जर्वेशन बोल सकता हूँ फोकल लेंथ कितनी हो सकती है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर, क्योंकि ये एक ही कंडीशन है कन्वेक्स लेंस में कि अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पर है तो इमेज कहां पर बनेगी 2f2 पर, यानी कि u एंड v में जो सेपरेशन है वो कितनी है 4 टाइम्स f। क्लियर है? तो मैं ऐसा बोल दूं u प्लस वी इज इक्वल टू 4 टाइम्स f, तो फोकल लेंथ कितनी होगी u प्लस वी डिवाइड बाय 4, तब भी कितना आएगा 20 प्लस 20 40 डिवाइड बाय 4 10। ठीक है, तो बिना लेंस फॉर्मूला यूज करे भी मैं ग्राफ को देख के बता सकता हूँ अगर मुझे रे डायग्राम्स की अच्छी समझ है। तो अच्छा क्वेश्चन था, सिर्फ आपने क्या इमेज जो आपने इमेज फॉर्मेशन सीखी है उसको यूज करना है। इसको भी नोट डाउन करो बच्चों। तो बच्चों ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी सीबीएसई में आया हुआ है 2010 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं। कोई एक इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट है और कोई स्क्रीन है, उन दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो 90 सेंटीमीटर है। बीच में कोई एक XYZ लेंस लगा हुआ है। अच्छा, एक मैं लेंस का भी काम खत्म कर देता हूँ। आपसे ये पूछा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड नेचर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लियर इमेज ऑन द स्क्रीन। अरे यार, ये तो इन्होंने गलती कर दी हमको देकर। अगर स्क्रीन पर ही इमेज को ऑब्टेन करना है तो वर्चुअल इमेज को तो स्क्रीन पे ऑब्टेन कर ही नहीं सकते। इससे मुझे ये हिंट मिलता है कि इमेज का नेचर क्या होगा, रियल, और रियल इमेज सिर्फ एक ही तरह का लेंस बना सकता है, वो है कन्वेक्स। तो इस बात का आंसर तो मैं देखते ही बता सकता हूँ। अगर स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन कर रहे हो तो रियल इमेज होगी, और रियल इमेज कौन बनाता है, कन्वेक्स। कनकेव तो बना ही नहीं सकता। तो कहानी को यहीं पर ही हम सोल्व कर सकते हैं। भाई ये कन्वेक्स लेंस है, ये कई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर स्क्रीन है, यानी कि यहाँ पर ये जो है ये आपका क्या है v, और ये आपका क्या है, ये u है आपको, यानी कि ये टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है 90 सेंटीमीटर जी। ओके ठीक है, इसी इंफॉर्मेशन पर आपको अच्छा ये भी बोल रखा है ना कि इमेज जो है वो ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, यानी कि मैग्निफिकेशन दे दी आपको, मैग्निफिकेशन आपको दे दी ट्वाइस। अब बच्चे गलती करेंगे, यहाँ पर 2 लिखाएंगे, लेकिन मैंने आपको भी एक टूल दिया है कि जब भी आप रियल इमेज की बात करोगे तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या लिखोगे, नेगेटिव। तो अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव लिखते तो क्वेश्चन यहाँ भी गलत हो जाता है आपका। इसलिए आपको ना वो थ्योरी लिखना जरूरी है, वो जो डब्बे में आपने की पॉइंट्स लिखे वो लिखना जरूरी है। अगर आप यहाँ पर सिर्फ मैग्निफिकेशन को ट्वाइस समझ के लिखा होगे तो गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि रियल इमेज की मैग्निफिकेशन ट्वाइस यानी कि -2। इस बात को मैं ये लिख सकता हूं बच्चों कि u प्लस वी इज इक्वल टू 90 है, या मैं ऐसे लिख दूं इसको, अगर साइन कन्वेंशन लिखूं तो ये -u, रियल इमेज उधर जाएगी तो प्लस वी इज इक्वल टू 90, ऐसा भी लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी कि v माइनस यू इज इक्वल टू 90, ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, अब मैं यहां पर यह भी लॉजिक लगा सकता हूं कि भाई v बाय यू इक्वल्स टू -2 है, और एक रिलेशन बनता है v इज इक्वल टू -2u। इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, 2 ही वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, बात बन जाएगी। v को मैं -2u लिख सकता हूं, तो यानी कि -2u माइनस यू इक्वल्स टू 90, -3u इज इक्वल टू 90। लो जी, u की वैल्यू -30 आ गई। अगर u की वैल्यू -30 है, अरे v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू होगी -2 इंटू में -30। इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। u की वैल्यू कितनी आ गई -30, लेकिन v की वैल्यू क्या होगी -2u, यानी कि +60। तो यार अगर आपने फोकल लेंथ निकालनी है तो कोई लंबी चौड़ी गेम थोड़ी है, फोकल लेंथ निकाल दो। फोकल लेंथ के लिए अब क्या कर सकते हो आप, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/60 प्लस 1/30, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलना चाहिए, एलसीएम ले लो यार, 60 एलसीएम आएगा, 1 + 2 3/60, रेसिप्रोकल कर दो तो फोकल लेंथ कितनी आएगी +20। अब यहां पर देख, क्या यार कन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव मिलती है, तो वही तो मुझे मिल रही है। इस क्वेश्चन को सोल्व करना बिल्कुल आसान था अगर आपको कंसेप्ट आता है। यहां पर देखो जो मैंने की पॉइंट्स लिखवाए हैं वो आपको कहाँ हेल्प करेंगे। पहली बात, ट्वाइस द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यानी कि m इज इक्वल टू -2।
इमेज स्क्रीन पर ऑब्टेन हो रही है तो रियल इमेज होगी। रे डायग्राम्स में मैंने सीखा है कि इमेज सिर्फ रियल तभी बन सकती है जब लेंस कन्वेक्स हो। कन्वेक्स लेंस आइडेंटिफाई कर दिया जी। दो इक्वेशन बना दी, v बाय यू इज इक्वल टू -2 और v प्लस यू इज इक्वल टू 90। साइन कन्वेंशन के साथ -u प्लस v इज इक्वल टू 90 स्क्रीन पर इमेज आएगी भैया। तो यानी कि u और v का जो एडिशन है वो 90 हो सकता है। कर दिया सोल्व। तो इस तरह से आपको लेंस फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए। अभी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज नहीं सिखा रहा हूँ, जस्ट लेंस फॉर्मूला जितना आपने सीखा है पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में। अब एक दो क्वेश्चन और आपको मैं देता हूँ। तो बच्चों आज का जो कमेंट बॉक्स क्वेश्चन है उसको आप प्लीज ध्यान से सोल्व करना। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बट आप कर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने 1.5 मीटर दूर रखा एक स्क्रीन से, ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से 1.5 मीटर दूर रखा और अचानक उनके बीच में कहीं पर एक कन्वर्जिंग लेंस डाल दिए, कहीं पर भी बीच में, जिससे क्या हुआ 4 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज ऑब्टेन होगी स्क्रीन पर। आपको यह बताना है जो कि लेंस मैंने डाला था बीच में उनके, उसकी फोकल लेंथ क्या है। ऑप्शंस आर 0.18 मीटर, 0.24 मीटर, 0.30 मीटर एंड 0.50 मीटर। सो इस क्वेश्चन को ट्राई करना। सारा कुछ उसी कंसेप्ट के ऊपर है जो आपने अभी भी आज वाले लेक्चर और कल इमेज फॉर्मेशन में सीखा था। तो इसी के साथ लेंस फॉर्मूला तीनों तरह से हमने ड्राइव कर लिए। अगले लेक्चर में भी लेंसेज का टॉपिक ही चलेगा। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पावर ऑफ लेंस का कंसेप्ट, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस और मिरर तो चलो खैर कर चुका है सिलेबस से। तो ठीक है, अगला लेक्चर भी लेंसेज के ऊपर ही रहने वाला है। तो प्लीज लेंसेज को ध्यान से कर लेना, अच्छे से कर लेना। नोट्स बहुत प्यारे बनाना, की पॉइंट्स को हाईलाइट करना प्रॉपरली, क्योंकि की पॉइंट्स आपके कंसेप्चुअल क्रैक करवाएंगे और न्यूमेरिकल्स में उन की पॉइंट्स का हम यूज भी करेंगे। तो इस लेक्चर को यहीं पे ओवर करते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अगेन मैं यही बोलूँगा कि हमारे पास वक्त बीतता जा रहा है, जेई मेंस पास आ रहा है, जनवरी फरवरी फेब में इस पर बोला है कि मेंस हो जाएगा, तो अक्टूबर के एंड में आपका सिलेबस सारा ओवर हो जाएगा। 3 महीने का टाइम बचेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जितना हो सके पिछले सिलेबस को देखना स्टार्ट कर दो, रिकॉल करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चंस को उठाओ और एमसीक्यू की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा करो। हो सकता है कि एंड में गाइडलाइंस आ जाएगी, आपका जो पेपर है 70 नंबर का, उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एमसीक्यू फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए मैं अभी से ही सजेस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी खुद की भविष्यवाणी है कि एमसीक्यू पर ज़्यादा फोकस करो, 4 ऑप्शंस को देखो और कोशिश करो कि क्वेश्चन आप सोल्व करो, कन्फ्यूजन क्रिएट ना करो इसी तरह की। तो एंड में वही बच्चा जीतेगा जिसके एमसीक्यू से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए या जिसके 1 मार्क क्वेश्चन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।